सवाल एक जवाब के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बलराम जी हैं। बलराम जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फूड का एक कमीशन बनाया। राइट टू फूड एक पॉलिटिकल एजेंडा क्यों बन नहीं पा रहा है, और पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन से पहले राइट टू फूड को अपने मैनिफेस्टो में, अपने डिक्लेरेशंस में क्यों शामिल नहीं करते, क्यों इसको वो मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं बना रही हैं। इसमें सिविल सोसाइटी को क्या करना चाहिए, आम जनता को क्या करना। देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा तो बनता है, लेकिन अपने तरीके से राजनीतिक पार्टी इसको अपने तरीके से, आप देखेंगे कि ज़्यादातर चुनाव में राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने एजेंडा में ये बात करती है कि हम 1 रुपये किलो चावल देंगे या फ्री राशन देंगे या 2 रुपये देंगे। तो इस तरह से उसको अपने तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हैं। अभी जो केंद्र सरकार है, जो कोरोना के बाद में 5 केजी अतिरिक्त फ्री राशन देने की व्यवस्था की, तो इसको राजनीतिक एजेंडा तो बनाया और 2 तरीके से बनाया। एक तो कि हम खाद्य सुरक्षा की दिशा में बहुत प्रयास कर रहे हैं, ये बताने का कोशिश किया, लेकिन दूसरा इसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ भी इस दिशा को लेके गया। जैसे कि हर बार जो घोषणा हुई, राशन तो मिलता है माह के हिसाब से, हम 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, हर महीना दे रहे हैं, इतने महीने तक देंगे, ये घोषणा। लेकिन हर बार सरकार ये कहे कि हम दिवाली तक फ्री राशन देंगे या होली तक फ्री राशन देंगे या ये फेस्टिवल तक फ्री राशन देंगे, लेकिन ऐसा कोई कैलेंडर इंटाइटलमेंट के लिए नहीं होता है। तो राजनीतिक इस्तेमाल तो होता है, अगर भोजन का अधिकार को एक टुकड़े में उसको पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में सभी पार्टी करते रही है। लेकिन अफसोस ये है कि सिविल सोसाइटी हो या सरकार हो या ब्यूरोक्रेट हो, भोजन किसको हम कहेंगे, और वो भोजन की जरूरत के हिसाब से क्या होना चाहिए, इस पे बातें नहीं होती है। लोग खाद्य सुरक्षा की जब बात करते हैं तो एक स्कीम्स जो है, जो पीडीएस या आईसीडीएस या एमडीएम, इसमें कितना होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, इस पे बात करना जरूरी है। लेकिन इसके अलावा खाद्य सुरक्षा का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है कि हमारा कृषि, हमारा उत्पादन, हमारा वितरण, ये सारा चीज़ कैसे दुरुस्त हो और कैसे वो फूड डाइवर्सिटी की तरफ जाए हमारी ज़रूरत के हिसाब से, ये नहीं हो पा रहा है। एक तीसरा तरीका निकाला है सरकार और बहुत सारे कारपोरेट, बहुत सारी कंपनियों के पहल से और सरकार के मदद से, मिली मदद से कह सकते हैं जिसको, वो ये कि जैसे देश में एनीमिया है, खून की कमी है, आयरन की कमी है या अलग अलग विटामिन की कमी है, तो हम फूड को और रिच नहीं करेंगे, फूड में जो जरूरत है उसको पूरा नहीं करेंगे, तो हम चावल का फोर्टिफिकेशन करेंगे, जिसमें दवा कंपनियों को, माइक्रोन्यूट्रिएंट कंपनियों को, राइस मिल को और कंपनियों का हित तो होगा, जनता का हित कितना होगा, बल्कि उसका नुकसान हम ये देखते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया है, जो थैलेसीमिया है, ये जो ब्लड रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, ऐसे लोगों में ये खतरनाक हो सकता है और ये सरकार भी मानती है। लेकिन बावजूद इसके इसका कोई विकल्प नहीं। स्कूल के खाना में फोर्टिफाइड राइस या जन वितरण प्रणाली में फोर्टिफाइड राइस या आंगनबाड़ी में ऐसी चीज़ों में, तो ये एक तरह से हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। दूसरा ये देखते हैं कि जैसे आंगनबाड़ी में जो खाना हम खाते हैं घर में, उसी तरह का खाना, उसी तरह का अनाज लोगों को वितरण करना चाहिए, जो हमारे टेस्ट, हमारे स्वाद, हमारे उपलब्धता के हिसाब से हो। तो ये नहीं करके लगातार कंपनियों के प्रभाव में आके सरकार पैकेट फूड, जिसका स्वाद हमारे स्वाद से मैच नहीं करता है, जिसमें क्या है वो हमें पता नहीं होता है, और ये कोशिश होती है कि हम भोजन का विकल्प के रूप में दवाई का इस्तेमाल करें। जो कुपोषित बच्चे हैं उसके लिए RUTF, जो रेडी टू ईट थेरेपेटिक फूड को ये लोग आगे लाते हैं,
जो सामान्य आंगनबाड़ी में वितरण है उसके लिए पैकेज फूड जो कंपनियों में बना हुआ उसको वितरण करने की सोचते हैं, और राशन और आंगनबाड़ी में जो पका हुआ खाना है या स्कूल में जो पका हुआ खाना खिलाने के लिए उसमें 45 है इसको। तो ये आम लोगों से ज़्यादा बड़े कंपनियों को, उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाने का काम होता है। तो कुपोषण का बाजार तीसरी दुनिया में ऐसे देशों में कुपोषण एक बहुत बड़ा बाजार है, और इस बाजार में हर कोई मुनाफा कमाना चाहता है। अफसोस ये है कि सरकार उसमें साझेदार हो रहे हैं। जनता के हित में जो पहल होनी चाहिए उससे इधर हटके कंपनियों के हित में वो साझेदार बन रहे हैं।